को अंडरस्टैंड करें, देन फिर हम जाएंगे ऑनलाइन की तरफ, वेबसाइट, देन वी विल जंप ऑन द ईमेल मार्केटिंग लाइक टू रीच योर ऑडियंस। डोमेन क्या होती है? डोमेन एक्चुअली एक आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का लिंक है। फॉर एग्जांपल मेरा घर है सिटी हाउसिंग में, और सिटी हाउसिंग में मेरा ब्लॉक है ABC, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, और हाउस नंबर कोई भी हाउस नंबर हो सकता है। अब ये क्या है, मेरा एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं एक डमी एड्रेस बता देता हूँ, सिटी हाउसिंग ब्लॉक A हाउस नंबर 125। ये क्या है? ये लोकेशन है। आपकी ऑनलाइन लोकेशन क्या है? आपकी कंपनी की वेबसाइट की, दैट विल बी योर ओन वेबसाइट। आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, सो हाउ वुड यू टेल हिम? आप बताएंगे मेरी वेबसाइट का नाम है www amaracollection.com। ये क्या है? ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। यूआरएल में www मस्त लगता है, उसके बाद कंपनी का नाम आपका आता है या आपकी ब्रांड का नाम आता है, लाइक nike.com, adidas.com, scci.com.pk। अब डोमेन के बाद जो आती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बताती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, या आप किस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, या आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, लोगों की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी का नाम है इसार ट्रस्ट। अब इसार ट्रस्ट के साथ .co.uk आना चाहिए, .com.au आना चाहिए, या .org आना चाहिए। जी मैम आप बताएंगे एथिकली क्या आना चाहिए? .org आना चाहिए। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एजुकेशनल सेक्टर है, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी है, PU के साथ .com आना चाहिए, PU के साथ .com.pk आना चाहिए, या .edu.pk आना चाहिए, edu.pk। एक्सटेंशन को जो चूज करना होता है, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। नॉर्मली आप अपने वेब डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वो कोई भी एक्सटेंशन चूज कर दे। नहीं, उसने नहीं करनी, आपने चूज करनी। आपने उसे बताना है कि बेहतर एक्सटेंशन क्या हो सकती है। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, समझना जरूरी है, और उसी चीज को समझने के लिए आज हम सारे यहाँ पर बैठे हैं। तो अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी टारगेट मार्केट सिर्फ और सिर्फ यूके, तो क्या आप .com.au यूज करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाला, या .co.uk? डेफिनेटली .co.uk। तो ये आपने चूज करना है कि आपकी एक्सटेंशन क्या है। ये क्या होता है, ये सारे का सारा मिलकर क्या बनता है, आपकी डोमेन का नाम। चैम्बर में आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो आपने अपने नाम की रजिस्ट्रेशन करवाई है। क्या उसकी रजिस्ट्रेशन से आपकी फैक्ट्री लग जाएगी? फैक्ट्री में एम्प्लॉइज आ जाएंगे? नहीं, चैम्बर में सिर्फ रजिस्ट्रेशन बनती है। डोमेन में भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है। डोमेन का नाम ले लेने से आपको होस्टिंग नहीं मिलती, डोमेन का नाम लेने से आपको ईमेल्स नहीं मिलती, आपको वेबसाइट नहीं मिलती, वो आपको बाद में करवानी पड़ती है। जस्ट लाइक आपको फैक्ट्री बनानी पड़ती है, ऑफिस में एम्प्लॉइज हायर करने पड़ते हैं, मशीनरी लेनी पड़ती है। तो सिमिलरली डोमेन के बाद हम आ जाते हैं होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, शेयर्ड भी होती है, बीटीएस भी होती है, डेडिकेटेड भी होती है। इसमें हमें इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये होस्टिंग की टाइप्स हैं। पर हमें ये पता है कि हमने फैक्ट्री लगानी है, हमने फैक्ट्री का नाम चूज कर लिया, लोकेशन चूज करनी है, और लोकेशन चूज करने के लिए उसके बाद वहाँ पर हमने एम्प्लॉयज हायर करने हैं, और उसके बाद वहाँ पर हमने मशीनरी लेनी है। तो ये सारा कुछ क्या होगा, एम्प्लॉयज वगैरह, ये सारा कुछ क्या होगा, होस्टिंग। होस्टिंग के ऊपर जो वेबसाइट होगी, वो वहाँ पे हम जो लोग हायर करेंगे, जो फर्नीचर हायर करेंगे। जैसा कि ये एग्जांपल है, डोमेन यानी आपकी स्ट्रीट का एड्रेस, आपकी कंपनी का नाम। होस्टिंग यानी कि वो जो हाउस और बिल्डिंग है जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर जो चीजें हैं, लाइक फर्नीचर है, ऑनरेट है, एम्प्लॉइज है, वो सारे के सारे क्या होंगी, आपकी वेबसाइट होंगे। और ये तीनों चीजें मिलकर आपकी डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट को मुकम्मल करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, अगर डोमेन नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट होगी तो एक्सेसिबल होगी। अगर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है ही नहीं है, तो वेबसाइट बनाने का क्या फायदा है? अगर आपने वेबसाइट बना ली है, तो साथ आपको ईमेल्स की भी जरूरत है।
क्योंकि ईमेल के थ्रू ही तो आप कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे और कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा, तो ये सारे का सारा हिस्सा आएगा पोस्टिंग के अंदर। अच्छा, वेबसाइट में हम देखते हैं कि वेबसाइट की अकसाम क्या है। हम ज़्यादातर अपने डेवलपर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, जो वो बना देता है हम चुप करके उससे ले लेते हैं और उसके ऊपर ही सफ़र करते हैं, और हमें 1 साल या 2 साल के बाद पता चलता है ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप एक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि आप सिर्फ किस चीज़ का काम करते हैं? हम लोग हौजरी का काम करते हैं। अब हौजरी में हुडीज हैं या पैंटीज हैं या जो कुछ भी, जितनी भी ये चीज़ें हैं सारी, ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव कर लेते हैं और उसके ऊपर प्राइसेस लगा देते हैं, लेकिन आपका काम होलसेल का है। तो डू यू थिंक कि वहाँ पे प्राइसेस यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत है? नहीं। आप कहेंगे भाई मुझे 1 साल बाद पता चला आपने तो मेरी वेबसाइट बना दी है प्राइसिंग वाली, मुझे तो इंक्वायरी वाली साइट चाहिए थी। कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आता, वहां पर इंक्वायरी प्लेस करता, मैं कस्टमर को जज करता कि मैंने इसको क्या कोड करना है। कोड करने के बाद हमारी डिस्कशन होती है। हमने अगर पहले ही प्राइस वहां पे लिख दी है $5 पर हुडी, तो उसके बाद तो डिस्कशन ही नहीं रही। तो आपने डिफाइन करना है कि आपने वेबसाइट किस तरह की लेनी है, इंक्वायरी बेस्ड लेनी है या आपने ई कॉमर्स लेनी है। ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर कस्टमर ऑनलाइन आके आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट प्रोसीड करता है, शिपिंग की डिटेल लेता है और चला जाता है। जस्ट लाइक दैट कि मैंने एक वेबसाइट को विजिट किया, एक वेबसाइट में मैंने एक जैकेट बाय की, वहां पर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पे की और उसके बाद 2 दिन के बाद वो मुझे मिल गई। ये इंक्वायरी बेस्ड वेबसाइट नहीं है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सपेंसिव होती है, आपके डेवलपर हो सकता है आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बना दें क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे मैंने 60-70 हज़ार रुपया अर्न कर लेना है, इंक्वायरी वाली वेबसाइट पे मुझे सिर्फ 30-40 हज़ार रुपया लगना है, लेकिन आपको पैसे पड़ जाने हैं। सो आपको नॉलेज होना चाहिए आपने क्या बनवाना है, इंक्वायरी वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं कि जो इंफॉर्मेशनल होती हैं, मिसाल के तौर पे आपकी ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं जिसका कोई इंक्वायरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी टाइप्स में ही आता है, लेकिन हमारा यहाँ पे मेन है एक्सपोर्ट के रिलेटेड। तो एक्सपोर्ट में हम या तो हम इंक्वायरी लेंगे या हम ई कॉमर्स लेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट में आपकी होलसेल साइट आती है या B2B आती है, यानी आप एक बिजनेसमैन हैं, आगे जो कस्टमर है वो भी बिजनेसमैन है, कोई रिटेल वाला नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। हमेशा आपकी जो वेबसाइट है उसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक अच्छी वेबसाइट को एक डिज़ाइन उसका क्लीन होना चाहिए, इजी नेविगेशन होनी चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए। हमारी अक्सर वेबसाइट्स होती हैं, हम उसमें मेन्यू ढूंढ रहे होते हैं कि मेन्यू कहाँ पे है। तो आपने जब भी वेबसाइट को लेआउट करना है तो यू हैव टू मेक अ वेरी इजीली नेविगेटेबल फॉर द व्यूअर्स, ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके विजिटर्स हैं, उसको इजीली देख सकें। और उसका जो कंटेंट इनरिच करना है, ये नहीं कि हर चीज़ ही ग्राफिकली कर दें, क्योंकि सर्च इंजन्स को भी आइडिया होना चाहिए कि इस वेबसाइट में क्या चल रहा है। तो उसमें आपका कंटेंट होना चाहिए जो कि क्लियर हो और परसुएसिव हो। हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि मोबाइल फ्रेंडली होती नहीं है, मोबाइल के ऊपर वो ओपन ही नहीं होती। तो जो आप वेबसाइट बनाएं अपने मोबाइल के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज करवाएं कि वो मोबाइल के ऊपर भी ओपन हो, क्योंकि गूगल ऐसी साइट्स को रैंक करता है जो मोबाइल ऑप्टिमाइज हो। उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जो सर्च इंजन होता है उसने आपकी वेबसाइट के कंटेंट वाइज देखना होता है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट क्या है। कंटेंट यानी उसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इमेजेस की प्रॉपर उसमें एक्सप्लेनेशन हो, इंट्रोडक्शन उसका प्रॉपर हो, प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर हो, ताकि गूगल को आइडिया हो कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL भी होना चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट के HTTP प्रोटोकॉल को HTTPS करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और अगर उसको ओपन करके लेफ्ट साइड के ऊपर नॉट सिक्योर दिखा दे तो गूगल उसको रिकमेंड नहीं करता, विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर नहीं जाते। हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं उनको आइडिया नहीं होता, उनकी वेबसाइट पे SSL ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी ट्रैफिक को लूज़ कर रहे होते हैं, सर्च इंजन से भी और कस्टमर से भी।
तो आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए, एक वेल डिज़ाइन होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए और उसके ऊपर एसएसएल इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा ये हो गया वेबसाइट के बारे में। अभी तक के लिए वेबसाइट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ताकि फिर हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ जंप करें। डोमेन होस्टिंग का बेटा आपको सबको नॉलेज होंगे, डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है और वेबसाइट क्या है। चलिए अब हम आते हैं ईमेल मार्केटिंग की तरफ। अच्छा जी, ईमेल मार्केटिंग हमारी दो किस्मों की है। या तो हमारी ईमेल मार्केटिंग सोलिसिटेड होती है या अनसोलिसिटेड होती है। किसी को आइडिया हो सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड में फर्क क्या है? सोलिसिटेड जिसमें बेचना होता है, सॉरी, सोलिसिटेड जिसमें बेचते हैं, हम्म, और अनसोलिसिटेड जिसमें बेचा नहीं जाता लेकिन इंफॉर्मेशन दी जाती है। नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सोलिसिटेड ईमेल ऐसी होती है कि जिन बंदों ने आपको अलाउ किया होता है कि आप हमें ईमेल मार्केटिंग करें। पाकिस्तान से बाहर अगर आप किसी को ईमेल मार्केटिंग करते हैं या मशहूरी के लिए, प्रमोशंस के लिए उसके दरवाजे को खटखटाते हैं, तो वो कहता है कि आपके पास काउंटी की परमिशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई इंटरनेशनल सिटी में रह रहा हूँ या मैं किसी पोर्ट्स एरिया में रह रहा हूँ, और अगर वहाँ पे रह के अगर कोई भी बंदा मुझे आके तंग करेगा तो मैं उसके खिलाफ सू कर सकता हूँ, बिकॉज he tried to bother me in the early morning, in the evening. He is not allowed to bother me at this point. He has to take the permission from the county या वहाँ पे जो भी है, जो मतलब उनका जो मैनेजमेंट है, उनसे पहले परमिशन लें और फिर करें। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग में भी है कि अगर आप लोगों को उनकी परमिशन के बगैर ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन लॉन्च इधर नहीं कर सकता, इस वजह से वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द ईमेल मार्केटिंग। सियालकोट में बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं और ईमेल मार्केटिंग से अच्छा सा बिजनेस ले रहे हैं। और अनसोलिसिटेड ईमेल मार्केटिंग और सोलिसिटेड में फ़र्क ही यही होता है कि अनसोलिसिटेडली अगले बंदे की परमिशन के बगैर ही। अक्सर आपको वेबसाइट में होता है ना कि यहाँ पे कि जी न्यूज़लेटर के इधर लिए अपना ईमेल एड्रेस प्लेस करें और ओके करें, उसके बाद वो आपको एक ईमेल आती है कि हाँ जी आप अलाउ करते हैं कि आपको हम प्रमोशनल ईमेल करें, वो होती है सोलिसिटेड। अक्सर एक वेबसाइट में हम जाते हैं ना, वहाँ पे एक सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर वाला लिंक होता है, या अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो आपसे एक ईमेल एड्रेस मांगता है और नीचे कहता है, नीचे टिक करें कि हम आपको प्रमोशनल ईमेल भेज सकें। अक्सर ही आपको पूछते हैं, उनको सोलिसिटेड कहते हैं। और अनसोलिसिटेड वो होता है जिसमें आप किसी की इजाज़त के बगैर ही किसी को ईमेल करना शुरू कर दें। तो ये फ़र्क है सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड में। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी डायरेक्ट कस्टमर से कम्युनिकेशन होती है और हाई ROI होता है, यानी कि रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट आपका क्विक होता है। इसमें आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं कहीं एक्सपो पे जाना पड़ता है, किसी को टेलीफोन करना पड़ता है, उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती है, टेलीफोनिक कॉल होती है। उसके बाद ये है कि अगर आप एक्सपो पे जाते हैं उसका एक अच्छा सा एक्सपेंस होता है। लेकिन ईमेल मार्केटिंग में सिर्फ आप ईमेल करें, अगर वो आपको रिप्लाई आता है तो आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। और ये क्विकली आपकी क्या नाम है, ड्राइव को आपकी सेल्स को ड्राइव भी करता है और आपकी लॉयल्टी भी इससे बिल्ड होती है। तो ईमेल मार्केटिंग के चंद फायदे में से ये फायदे हैं। आगे हम चलते हैं इसकी लेटेस्ट अप्रोचेस। अच्छा, आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा स्पेंड करना है और मेरे नज़रिए के मुताबिक अगर आप इस स्लाइड को अच्छे तरीके से कवर नहीं ना करते तो मेरे ख्याल से आपका 1 घंटा वेस्ट है। कोई भी ईमेल है, अगर उस ईमेल में ईडा प्लान शामिल नहीं है तो मेरे ख्याल से वो ईमेल बिल्कुल अधूरी है। कैसे अधूरी है, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देके देता हूँ। बेटा आपने एक स्कूटी लेनी है। स्कूटी लेने के लिए आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और आपको एक स्कूटी की भी रिक्वायरमेंट है। स्कूटी लेने के लिए आप क्या करेंगे, वाले साहब के पास जाएंगे,
और एकदम ही क्या वाले साहब को कहेंगे कि जी बाबा मुझे स्कूटी चाहिए, मैंने स्कूटी पे जाना है? नहीं, सबसे पहले आप वाले साहब की अटेंशन कैप्चर करेंगे। अटेंशन कैप्चर करने के लिए क्या करेंगे, वाले साहब जॉब से आए हैं या फैक्ट्री से आए हैं या जहाँ से भी काम शाम करते हैं, उसके बाद आप उनके लिए चाय लेके आ रहे हैं। नॉर्मली आप चाय नहीं देते, शायद वालदा देती हैं, बड़ी बहन देती है, आज आप चाय दे रहे हैं, तो आपने क्या किया, अटेंशन कैप्चर की। अब अटेंशन कैप्चर करने के बाद वाले साहब को पता लग गया कि बेटी को कुछ कोई तो काम है मुझसे। उसके बाद आपने इंटरेस्ट डेवलप किए। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपने उनको क्या कहा है कि माशाल्लाह आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, मतलब यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ सीन। तो आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत करने के बाद आप हमें यूनिवर्सिटी में भी भिजवाते हैं, हमारी हर चीज़ का ख्याल करते हैं, मैं बाबा उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये आपने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। उसके बाद अपने डिज़ायर पैदा करना है। डिज़ायर पैदा करना है, अब आप अपने एक्शन की तरफ आ रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आ रहे हैं। और डिज़ायर पैदा करने के लिए बाबा एक छोटी सी सजेशन है मेरी। मैं डेली यूनिवर्सिटी जाती हूँ, रिक्शे वाले को हमको रफली महीने का 15,000 रुपया दे देते हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, जो कि मुझे पिक करता है। आई डोंट वांट टू बी पर्सन, ये सिर्फ एग्जांपल की तौर पे है, राइट? तो रिक्शे को हम रफली 15,000 रुपये महीने का देते हैं। मैं सोच रही थी कि वाई नॉट, मेरी भी सहेली ने अभी थोड़ी देर पहले एक स्कूटी ली है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक स्कूटी ले लेते हैं ओवर इंस्टॉलमेंट्स। महीने की 10,000 रुपये की उसकी इंस्टॉलमेंट है, एक साल के बाद हमारा एक प्रॉपर एक एसेट बन जाएगा, जो कि हमने इसको 15,000 के साथ देना है, एक साल का हमारा कुछ भी नहीं बनना। क्यों? क्योंकि वो तो उसने पैसे ले लेने हैं। लेकिन यही अगर हम 10,000 रुपये महीना देते हैं, तो 10,000 महीने के बाद क्या होगा, एक साल के बाद हमारे पास एसेट बन जाएगा, हमारे पास स्कूटी बन जाएगी। ये आपने क्या किया, आपने डिजायर पैदा की है, यानी कि ऐसी ऑफर दी है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार हाँ ये तो बात वाकई ठीक है। तो एक्शन में फिर आप उनसे एक्शन ले लेंगे कि बाबा अभी एक ऑफर भी चल रही है उनकी स्कूटी के ऊपर, वो इसमें इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, और क्यों ना आज हम देखने चलें। तो ये आपने बड़े ही इंट्रैक्टिव तरीके से एडा प्लान को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को आगे पेश किया है और एक प्रॉपर स्टोरी डिपेक्ट करके उसमें से एक्शन एक्वायर किया है। सिमिलरली हमने ईमेल्स में यही करना है। ईमेल में कस्टमर की अटेंशन कैप्चर करनी है, उसके बाद उसकी इंटरेस्ट पैदा करनी है, उसके बाद उसका दिल में डिज़ायर पैदा करना है कि वो हमारी ईमेल का एक्शन ले। डू यू थिंक अगर वाले साहब को हम डायरेक्टली कहते हैं कि ये चीज़ चाहिए, शायद उसके ऊपर एग्री ना हो, लेकिन जब इस तरीके से कहेंगे तो एग्री होगा। सिमिलरली कस्टमर को भी जब हम डायरेक्टली कहते हैं, हमारा वो जो एक पुराना तौर तरीका है ना ईमेल करने का, जो कि एक बाबा बासत ने एक ईमेल बनाई, बाबा बल्कि बाबू बासत ने, और वो सारी की सारी सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी यूज़ कर रही है, जो स्टार्ट किया होता है वी आर मैन्युफैक्चरर्स, वी आर ये, वी आर वो, और बेतहाशा लोग ईमेल कर रहे हैं। लेकिन जो ईमेल के सैंपल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हो सकता है आप में से ज्यादा बंदों ने वो ना देखे। ठीक है, अभी हम सैंपल्स की तरफ आते हैं। बेटा ये लाइट ऑफ करो। पहली तो बात ये है कि ये जो आप ईमेल कर रहे हैं ना, किसी एक बंदे को ईमेल नहीं कर रहे। आपने जहन में रखना है ये 1,00,000 बंदों को एक वक्त में जा रही है। किसी भी कस्टमर की वेबसाइट को आपने नहीं ओपन किया, किसी भी कस्टमर की वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं किया, आपको ऑनलाइन डाटा मिल गया और ऑनलाइन डाटा को इस्तेमाल करते हुए आप ईमेल कर रहे हैं 1,00,000 बंदों को। ईमेल का सब्जेक्ट वो पुराना नहीं है जो किस्सा पिटा पुराना हमारा होता है। हमारा सब्जेक्ट है एक्सप्लोरिंग पॉसिबल कोलैबोरेशन विद एडम क्लॉथिंग। एडम क्लॉथिंग आपका रिसिपिएंट है, आपका कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है। याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, 1,00,000 बंदों को ईमेल करनी है। 1,00,000 बंदों में से पहला जो नंबर था उसकी कंपनी का नाम था एडम क्लॉथिंग। क्या आप हर एक बंदे को उसके नाम से ईमेल कर सकते हैं? पॉसिबल? 100 बंदों को भी नहीं कर सकते। 100 बंदों को करेंगे थक जाएंगे, कहेंगे क्या फंस गए। आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है। हम यूज करेंगे मेल मर्ज। मेल मर्ज का आइडिया है किसी को?
ठीक है, मैं इस सेशन के बाद आपको एक लिंक दे दूंगा सॉफ्टवेयर का, और उस सॉफ्टवेयर में आप मेल मर्ज का फीचर यूज़ करेंगे। मेल मर्ज के थ्रू क्या होगा, आपकी वर्ड की एक्सेल की शीट में आपका डाटा पड़ा हुआ है, जिसमें सीरियल नंबर है, कंपनी का नाम है, कंपनी की वेबसाइट है और उसका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सप्लोरिंग पॉसिबल कोलैबोरेशन विद, आगे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उस वेरिएबल का नाम होगा कंपनी। यहाँ पे एडम क्लॉथिंग नहीं लिखा हुआ, कंपनी लिखा हुआ। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस एक्सेल की शीट में से सीरियल नंबर 1 में कंपनी का नाम लेके यहाँ पे लगाएगा और ईमेल कर देगा। तो ये पहली लाइन में हमने इडा के मुताबिक सबसे पहले क्या किया है, एनी क्लू, अटेंशन कैप्चर की। अब देखें, मैं आपका पोटेंशियल कस्टमर हूँ, मैं जब सुबह अपनी ईमेल को ओपन करता हूँ मुझे तकरीबन 150 ईमेल्स आई हुई हैं। कोई वजह है आपकी ईमेल में कि जिसकी वजह से मैं आपकी ईमेल को पढूं? हमारी जो जेनेरिक ईमेल्स हैं उसमें इस तरह की वजह होती नहीं है। अब मेरा नाम मुनीर है, मेरी कंपनी का नाम है कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, और यहाँ पे अगर लिखा हो एक्सप्लोरिंग पॉसिबल कोलैबोरेशन विद कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, मेरे जहन में टिक करेगा यार ये क्या क्या इसने लिखा है, मेरी कंपनी के बारे में लिखा है, मैं देखूं तो सही है इसमें क्या है। अगर ये लिखेगा ही नहीं, सिर्फ अगर इतना ही छोड़ देगा एक्सप्लोरिंग पॉसिबल कोलैबोरेशन, छोड़ो यार बाद में देखो कि स्पैम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा, सर आपका नाम, मकसूद हफीज, आपकी सेटअप का नाम, गुलबाग स्पोर्ट्स, गुलबाग, गुलबहार, अगर यहाँ पे लिखा हो एक्सप्लोरिंग पॉसिबल कोलैबोरेशन विद गुलबहार एक्सपोर्ट्स, स्पोर्ट्स सॉरी, तो डेफिनेटली ये ईमेल आपको टच करेगी। आपने नहीं, मैं देखूं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ, लेकिन मैंने जो ईमेल की है वो आपको, सिर्फ आपको नहीं की, सारे बंदों को ईमेल की है। सारे बंदे यही समझ रहे होंगे ये ईमेल सिर्फ मुझे ही आई है, लेकिन एक्चुअली ये 1 लाख बंदों को गई है, और किसी भी दूसरे को, तीसरे को, चौथे का नहीं पता कि किस किस को ईमेल। तो सबसे पहले हमने अटेंशन कैप्चर की सब्जेक्ट में। अब हमारा ईमेल मार्केटिंग का सबसे पहला मकसद होता है कि आपकी ईमेल को क्लिक किया जाए, ईमेल को ओपन किया जाए। अब जब सब्जेक्ट हमने देख लिया, उसके बाद आगे बॉडी में, इसमें फिर लिखा है हेलो मकसूद, या यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो गुलबहार एक्सपोर्ट। अब ये कहते हैं हाँ यार सब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है, बॉडी में भी लिखा हुआ है, कोई पर्सनल ईमेल है, कोई स्पैम नहीं है, जंक नहीं, मैं पढ़ूं तो सही क्या है। पहले सब्जेक्ट में अटेंशन हुई, फिर बॉडी में अटेंशन हुई, आगे हम फिर लिखते हैं आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, ये हमारा स्टार्ट हो गया। आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट, याद रखिएगा ये आपने 1 लाख बंदों को ईमेल की है, किसी भी पर्सनलाइज ईमेल नहीं कर रहे, पर्सनल बंदे को ईमेल नहीं कर रहे। I came across your website www.gulbaharsports.com while browsing through fashion and apparel brand, and it instantly caught my attention. You are clearly doing great work in the clothing industry and it looks like you really understand your customer sense of style. अब जब आपने फ्रॉम गुलबहार, फ्रॉम मिस्टर मकसूद, आपने एडम क्लॉथिंग को ये ईमेल की, तो क्या हो गया, आपने उससे बताया मैंने तुम्हारी वेबसाइट को देखा है, लेकिन एक्चुअली आपने उसकी वेबसाइट को नहीं देखा, क्योंकि आपके पास डाटा था, सिर्फ आपने मेंशन कर दिया। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इनमें से किसी की वेबसाइट बंद भी हो सकती है, किसी की यूआरएल ना काम कर रही हो, किसी की वेबसाइट डाउन हो, वो हमारे कस्टमर नहीं, हमने उनका क्या करना, हमने तो उनसे जवाब लेना है जो पढ़ेगा, जिसकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वही तो हमारा क्लाइंट है। और बट इफ अगर हमें कोई बंदा रिप्लाई भी कर देता है ओके यू आर फूलिंग मी इवन आई डोंट हैव एनी वेबसाइट, तो ठीक है रहने दो ईमेल को। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 या चंद बंदे आपको रिप्लाई करते हैं, उनकी वजह से जो बाकी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको हम क्यों लूज करें, उनको तो ईमेल जाए ना। अब सिर्फ अपनी आप रखने के लिए हम 1 लाख वेबसाइट को ओपन करके देखें, वेरीफाई करें, दैट डज नॉट मेक सेंस, इतना टाइम ही नहीं किसी के पास। तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अटेंशन कैप्चर की, इसके बाद हमने उसकी इंटरेस्ट पैदा कर दी। इंटरेस्ट कैसे पैदा की, यार मैं तुम्हारी वेबसाइट पर गया, मैंने तुम्हारी वेबसाइट पर देखा है कि तुम क्लॉथिंग का काम कर रहे हो, और मज़े की बात ये कि तुम तो बड़ा अमेजिंग काम कर रहे हो। हम बंदे ऐसे हैं कि
कोई भी बंदा हमें जानता हो या ना जानता हो, हमारी अगर थोड़ी सी तारीफ कर देगा तो हम खुश हो जाएंगे, खुशामद है ना। तो हमने इसकी वेबसाइट को नहीं देखा, बस उसको कह दिया कि यार यू आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। माय नेम इज मकसूद एंड आई रिप्रेजेंट गुलबहार स्पोर्ट्स, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रीमियम लेदर गारमेंट जैकेट। जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में आप ये लिखते हैं। अगर ये आपको थोड़ा लग रहा है तो आप ये मजीद अपनी डिटेल इसमें लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा लग रहा है तो ये ख़त्म कर दें। अटेंशन, इंटरेस्ट, और तीसरा हमारा क्या था, एडा में डी पर डिज़ायर। अब डिज़ायर पैदा करना है। सिमिलरली जिस तरह हमने वाले साहब को कहा कि रिक्शे का 15,000 आ रहा है, 10-10 हज़ार के अगर हम इंस्टॉलमेंट लेते हैं महीने के एंड के ऊपर, हमारी क्या बन जाएगी, एक एसेट बन जाएगा। अब कस्टमर के साथ डिज़ायर कैसे पैदा करें? We would be glad to explore how Gulbahar Sports can support Adam Clothing with its leather apparel range to help you experience our quality first hand. पहले तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, I need this opportunity. अब डिजायर कैसे पैदा किया? We would be happy to arrange a complimentary sample garment. हम इंसान जो है ना, जहाँ पे भी फ्री चीज मिलेगी ना, हमेशा भागे दौड़े आएंगे, और ये हकीकत है। हमने उसे कह दिया फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। कस्टमर ने कहा चलो यार फ्री सैंपल है, ले लेते हैं। लेकिन आगे आपने सॉरी टू से चालाकी से खेल लिया। क्या आपने चालाकी खेली? शिपिंग कैन बी कोऑर्डिनेटेड एट योर कन्वीनियंस। मकसूद साहब, आपने कहा कि शिपिंग के पैसे मैं पे करूंगा, क्या आपने कहा कस्टमर को कि तुम पे करोगे? हाँ जी। इसे हम कहते हैं वेग कमेंट। आपने गोलमोल कर दिया और ऐसा कमेंट कर दिया जिसकी समझ नहीं लाई शिपिंग किसने पे करनी। ये इससे अट्रैक्ट होके वो क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई तो लेना है, और क्या लेना आपसे। एक ईमेल मार्केटिंग का मकसद क्या है? उसको ईमेल करे, रिप्लाई करे। जब रिप्लाई करेगा तो हम डिस्कस कर लें, अच्छा तुम अमेरिका से हो, अच्छा तुम ऑस्ट्रेलिया से हो। तो यार बात ये है कि सैंपल मैं तुम्हें फ्री दूंगा। सैंपल की चलें फॉर एग्जांपल, आपके सैंपल की प्राइस है $10। आपने एक हुडी बनाई है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है $10। अब शिपिंग की आपकी अपनी एक्चुअल कॉस्ट है $25, तो आपकी टोटल कितनी कॉस्ट होगी? $35। तो आप उसे क्या कहेंगे कि यार शिपिंग मुझे कोई रफली ना कोई $35 to $40 की पड़ेगी। सैंपल मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, शिपिंग तुम्हें भी करनी पड़ेगी। वो कहेगा ठीक है फाइन, भिजवा दें। आपकी सैंपल की भी प्राइस क्लियर होगी, आपकी शिपिंग की भी प्राइस क्लियर होगी, कस्टमर की तरफ सैंपल भी होगी। तो यही तो मकसद है। दिस इज हाउ टू प्ले विद द कस्टमर। जब कस्टमर से प्ले करेंगे, सैंपल देखेगा, क्योंकि देखें हमारा सबसे बड़ा इतराज़ यही है, हम कस्टमर को ईमेल करते हैं, कस्टमर रिप्लाई नहीं करता, एक दफ़ा रिप्लाई कर देता है, उसके बाद दोबारा हाथ नहीं पकड़ाता। हम क्या करें? ये वही तो काम है। दिस इज हाउ यू प्लेड विद योर कस्टमर के सैंपल फ्री ले लो, शिपिंग हम आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इट्स अ ग्रेट वे टू उसके बाद हमने कहा कि शिपिंग कैन बी कोऑर्डिनेटेड एट योर कन्वीनियंस। It's a great way to evaluate our craftsmanship before moving forward with a larger discussion. With a larger discussion means कि बड़ा ऑर्डर हम तभी डिस्कस करेंगे जब आप डेफिनेटली मेरे सैंपल को अप्रूव करेंगे। और उसके बाद फील फ्री टू रिव्यू अवर कैटलॉग एंड शेयर योर रिक्वायरमेंट्स और प्रेफर्ड प्रोडक्ट स्टाइल फॉर द सैंपल। आगे आपकी कंपनी का यूआरएल और कैटलॉग और लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टनरिंग विद योर ब्रांड। और ये क्या हो गया? आपका एक्शन हो गया। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। एडा प्लान के बगैर ईमेल अधूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि बहुत लार्जर डिस्कशन करते हैं, एक्शन ही नहीं लेते। तो फायदा क्या डिस्कशन का अगर हमने उससे एक्शन ही नहीं लेना? अगर डिजायर ही नहीं पैदा करते तो क्यों रिप्लाई करे आप? अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं पैदा करते तो पूरी ईमेल पढ़े क्यों? अगर आप उसकी अटेंशन ही नहीं पैदा करते तो वो आपकी ईमेल के ऊपर टिक क्यों करे, आपकी ईमेल को ओपन क्यों करे? तो दिस इज व्हाई द एडा प्लान इज सो मच इम्पोर्टेंट टू कंपोज अ कॉम्प्रिहेंसिव ईमेल। तो ये हमारी फर्स्ट ईमेल होगी, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल कोलैबोरेशन विद एडम क्लॉथिंग। अब बात ये है कि आपने ईमेल की, कस्टमर ने रिप्लाई नहीं किया, कस्टमर ने मिस्टेकनली डिलीट कर दिया। कस्टमर ने सोचा शायद ये भी एवी ईमेल है, प्रमोशनल ईमेल है। तो अब हमने क्या करना है? एनी क्लू इसके बाद रिमाइंडर, इसके बाद रिमाइंडर भेजना है। एक्सीलेंट।
हमने दूसरी ईमेल करनी। पहली ईमेल आपकी यहाँ पे आएगी, दूसरी ईमेल उसकी रिमाइंडर की आएगी। याद रखिएगा कि हमने पूरी हायरार्की बनानी है। हमने ये नहीं करना कि अब हमने ईमेल कर दी है तो उसके बाद हम रिमाइंडर बिल्कुल ब्रांड नहीं करेंगे। उसे हिस्ट्री का कैसे पता चलेगा? जिस तरह सेंट आइटम एक ईमेल पड़ी होती है ना, तो सेंट आइटम को पकड़ के जब रिप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या आ जाता है? RE आ जाता है। कोई बता सकता है ये RE का मकसद क्या होगा? एनीवन? सॉरी, रीड्रॉ। इसका मकसद ये है कि अगले बंदे को बताया जाए कि यार वी आर ऑलरेडी इन अ कन्वर्सेशन। उससे ये इंप्रेशन मिलेगा कि मैं इससे पहले ही बात कर चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम उसी ईमेल को, सेंट आइटम वाली ईमेल को रिप्लाई कर रहे हैं और नीचे हमारी पहली ईमेल है, ऊपर रिमाइंडर है, और उसी तरह से हमारी ये टेंशन भी कैप्चर हो रही है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, I just wanted to follow up to see if you had a chance to review my previous email regarding a possible collaboration with your company and the potential customer. I have not heard back from you yet and wanted to make sure my message reached you. Could you please confirm if you received it? I would appreciate a quick reply, even a short note will do. Looking forward to hear from you soon. ये छोटा सा आपने उससे रिमाइंडर भेजना है। इससे क्या उसे फील होगा कि यार ये तो कोई जेन्युइन ईमेल थी, मैंने गलती से मिस कर दी, इसको रिप्लाई करना चाहिए। हो सकता है ये ईमेल भी वो मिस कर दें, या वो सोचे नहीं नहीं ये भी इसने अभी बस भेजा, ये कोई प्रमोशनल ईमेल है। पहली ईमेल के 3 से 4 दिन के बाद या 2 से 3 दिन के बाद हमें रिमाइंडर भेजेंगे। उसके 3 से 4 दिन के बाद अगर रिप्लाई नहीं आता तो हम उसको और रिमाइंडर भेजेंगे। और याद रखिएगा ये आपने पर्सनली कंपोज नहीं करना, ये ऑटोमेटेड ईमेल जाएगी। ये हमारा दूसरा रिमाइंडर होगा, हेलो एडम होप यू। अच्छा, पहली ईमेल जो हमने वेरी फर्स्ट ईमेल की थी वो नीचे, उसके ऊपर हमारा पहला रिमाइंडर, और उसके ऊपर ये हमारा दूसरा रिमाइंडर वो ये होगा, और ये पूरी की पूरी हायरार्की बनेगी। होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई वाज गोइंग थ्रू माय ईमेल एंड नोटिस यू आर स्टिल हाइलाइटेड ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर क्या ये लिस्टेड है? क्या आपने इसको प्रायोरिटाइज किया हुआ? नो, हमने बिल्कुल नहीं किया हो। क्योंकि हम ये 1 लाख बंदों को ईमेल कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता हम 1 लाख बंदों को ईमेल कर रहे हैं? उसे तो ये पता है ईमेल सिर्फ मुझे ही आ रही है और मैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे हूँ। Just sending a gentle reminder to follow up, and I completely understand you must be busy and I don't want to seem interrupting. Hopefully you can spare a few minutes today to discuss our reply. इससे क्या होगा, आपका रिप्लाई एक्सपेक्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल आपका रिप्लाई नहीं आता तो उसके बाद आप उसको एक लास्ट ईमेल कर सकते हैं। और मैंने खुद ईमेल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस किया है कि अक्सर रिप्लाई मुझे इस ईमेल से भी आते रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप उसके साथ डिस्कशन में हैं, या फिर प्राइसिंग डिस्कस हुई है, या व्हाट इफ अगर प्राइसिंग नहीं हुई तो उसके मुताबिक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। होप यू डूइंग वेल, आई ईमेल यू बिफोर सेवरल टाइम। वाकई सेवरल टाइम किया, पहली ईमेल, पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर, और उसके बाद ये तीसरा फाइनल रिमाइंडर। फाइनल रिमाइंडर क्या है? You have heard back until now. Normally that's because number 1 you have been just too busy. Number 2 the offer might need some revision. Number 3 you have decided not to move forward for now. कस्टमर आपकी ईमेल को बड़ा फन महसूस करेगा, वो सही फील करेगा कि यार आप वाकई डीप हैं। यू वांटेड टू हैव अ रिप्लाई। तो हमने ईमेल मार्केटिंग में थोड़ा सा डीट ही होना होता है। हमने ईमेल ऐसी करनी होती है कि किसी तरीके से रिप्लाई कर दें। व्हाट इफ अगर कोई अब्यूसिव कमेंट आ भी जाता है, सो व्हाट्स अ बिग डील, डिलीट कर दें उसको। लेकिन ये देखें, अगर उसके डर से आप ईमेल नहीं करते हैं तो आप पोटेंशियल कस्टमर लूज कर सकते हैं, और अगर पोटेंशियल कस्टमर से आपको ईमेल आता तो आपका मकसद पूरा हो जाता है। प्लीज लेट मी नो which one it is. If it is number 3 you have decided to move forward for now, I completely understand and wish you all the best. But if it is number 1 or number 2, I would be happy to reconnect and see how we can make the things work. Looking forward to hear from you soon. मिसाल के तौर पे आप वो नंबर 3 मैसेज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईमेल डिलीट कर देनी। लीव अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। हाउ आप उसको कह दें
हेलो एडम, थैंक यू फॉर रिप्लाई एंड लेटिंग मी नो। भाई 5 मिलियन की उसके बाद तुमने जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच, कम से कम जवाब तो दिया। यू मे कीप माई कॉन्टैक्ट सेव एंड फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम इफ यू प्लान टू एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर। गुड लक एडम एंड मे यू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस। So this is how a successful communication is in place. ये मैंने एक आपको सैंपल बना के दिया है, और अगर कोई बंदा सर्जिकल वाला है, कोई बंदा स्पोर्ट्स वाला है, कोई भी बंदा है, उसको इसके मुताबिक अपना मॉडिफाई कर सकता है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिंपली इस कंटेंट को कॉपी करें, चैट जीपीटी ओपन करें और चैट जीपीटी को बताएं कि दिस ईमेल हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ इंडस्ट्री या क्लॉथिंग इंडस्ट्री। कैन यू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज आई एम डूइंग अ डेंटल वर्क या वेटरनरी या जो भी आप काम करते हैं उसके मुताबिक उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। वो इस ईमेल को इमीडिएटली कंपोज कर देगा और मॉडिफाई कर देगा आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। क्योंकि कोई सर्जिकल वाला बंदा ये ईमेल तो नहीं करेगा, कोई डेंटल वाला नहीं करेगा। हाँ, क्लॉथिंग वाला ही कर सकता है, लेकिन उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। रिमाइंडर आपके एसडी से जाएंगे। फर्स्ट रिमाइंडर है, सेकंड रिमाइंडर है, थर्ड रिमाइंडर है और फाइनल रिमाइंडर है। और कोई भी अगर आप ईमेल कंपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये कैंपेन बना ली है, तो कैंपेन बनाने के बाद आपने क्या करना है कि एक वेबसाइट है दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, आप खुद भी इसको नोट कर लें, दैट इज mail-tester.com। मेल टेस्टर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपकी ईमेल के स्पैम स्कोर को कैलकुलेट करके बताएगा कि वेयर द इम्प्रूवमेंट्स नीड टू बी मेड। फॉर एग्जांपल, आपने एक ईमेल बना ली, उसके बाद मेल टेस्टर पे चले गए, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, वो हर दफ़ा यहाँ पे ईमेल एड्रेस का जो एड्रेस है वो डिफरेंट करेगा। आपने अपनी कैंपेन किसी कस्टमर को भेजने के बजाय पहले इसको भेजना। ये ईमेल जैसे आप भेजेंगे उसके बाद आप लिखेंगे टेस्ट चेक योर देन चेक योर स्कोर। आप बटन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपकी ईमेल का स्पैम स्कोर क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ईमेल का स्पैम स्कोर 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में आपकी ईमेल कहाँ पे जाएगी? इनबॉक्स में जाएगी या जंक में जाएगी? डेफिनेटली जंक में जाएगी। तो जंक से बचाने के लिए हमने इसको स्कोर को कैलकुलेट करना है ताकि आपकी ईमेल जो है वो इनबॉक्स में लैंड करे। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अपनी ईमेल का स्टार्ट हेलो की बजाय अगर डियर से किया है, जो कि नॉर्मली हम करते हैं डियर सर स्लैश मैडम या कॉमा मैडम या कुछ इससे लिख देते हैं, याद रखिएगा डियर के लिखने से आपके 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए रूल या आपके बनाए हुए रूल नहीं है, ये स्पैम असेसन के रूल हैं। अगर आप ईमेल का स्टार्ट डियर से यूज़ करेंगे तो आपके 2 नंबर कटेंगे, और डियर का इस्तेमाल कभी भी नहीं आपने करना। आप जेन्युइन कस्टमर को भी ईमेल कर रहे हैं फिर भी अवॉइड करें, डियर का इस्तेमाल ना करें। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेलो कर सकते हैं। कभी गोरा आपको डियर नहीं कहेगा, वो हमेशा हेलो करेगा। और हम ही ज़्यादा फॉर्मल हो रहे होते हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं जो गोरे होते हैं वो बड़ा कैजुअली आपसे बात करते हैं। हम ही कह रहे होते हैं डियर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑनर विद दिस एंड विद दैट, वो बड़ा इजीली और कॉमनली आपसे बात करते हैं। तो अगर आपने डियर का लफ्ज़ यूज़ किया आपके 2 नंबर कट गए। अब यही मेल टेस्टर आपको बताएगा कि अगर आपकी ईमेल के सब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हैं, आपका 1 नंबर कट जाएगा। So you have to make your email subject as capital and smaller. तीसरा, अगर आपकी ईमेल के सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की एंडिंग किसी न्यूमेरिक से हो रही है तो आपका 1 नंबर कट गया। तो टोटल आपके कितने नंबर कट गए? 4। अब अगर आपने ईमेल की बॉडी में कोई गलती की तो 5 नंबर तो कटे, और अगर 5 नंबर कटे तो आप कहाँ पे लैंड हुए? जंक। और जंक में कौन पड़ेगा? 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपनी कंटेंट को पहले मेल करना है, पेज पे वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद अपनी कैंपेन को करना है।
अच्छा जी, अब बात ये है कि मैंने कैंपेन बनानी भी सीख ली, कैंपेन कैसे करनी है, और मुझे दो चीज़ें चाहिए जो कि पर्टिकुलरली आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ईमेल कैसे भेजनी, और नंबर टू डाटा कैसे इकट्ठा करना। डाटा तो डेफिनेटली आप या तो गूगल से कलेक्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो मार्केट में बेतहाशे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इज़ बॉटसॉल। बॉटसॉल जो है वो तकरीबन आपको 100 डाटा जो है वो हर क्लिक के ऊपर आपको अलाउ करता है। आप बॉटसॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं। बॉटसॉल आपके गूगल से डाटा कलेक्ट करके आपको डिलीवर करेगा। जब आप एक दफ़ा सर्च करेंगे 100 ईमेल एड्रेसेस आपको फाइंड आउट करेगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर 100 अलाउ करेगा। और अगर आप इसको बाय भी करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। हमारी उनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर बॉटसॉल के अलावा कौन से और सॉफ्टवेयर हैं, चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ पे लिखें अल्टरनेटिव ऑफ बॉटसॉल, थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डाटा कलेक्शन की सर्विसेज देते हैं। ये होगा आपका डाटा की कलेक्शन का आंसर। अब बात आ जाती है सॉफ्टवेयर। तो ये स्लॉट 2 का ग्रुप है ना। जी एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सेंडब्लास्ट। एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है और इसकी कॉस्ट तकरीबन कोई $175 है। अगर आप इसको बाय करना चाहें सेंड ब्लास्टर से बाय भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका क्रैक वेरिएंट आपके लिए अरेंज करके रखा है ताकि आपको इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और आप इससे इजीली ईमेल मार्केटिंग कर सकें। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एक अरसा दराज तक ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन वो पेड एप्लीकेशन यूज़ करते रहे। जी ग्रुप में मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिंक सॉफ्टवेयर अपलोड किया है जिसका नाम सेंड ब्लास्टर है, और सेंड ब्लास्टर का पूरा ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। youtube.com पे जाएं और वहाँ पे आप उसको कहें कि मुझे ट्यूटोरियल चाहिए सेंड ब्लास्टर। वो सारी की सारी डिटेल बताएगा और डिटेल बता के आपको बता देगा कि किस तरीके से आपने उसमें डाटा इंपोर्ट करना है और डाटा इंपोर्ट करके आपने कैंपेन शेड्यूल करना है। इसके अलावा मार्केट में कुछ और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मेलचिम्प का किसी ने नाम सुना हो? आपने सुना हो? ठीक है। मेलचिम्प एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसा ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक्चुअली एक वेब एप्लीकेशन है, और वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके फीचर्स क्या कुछ होते हैं? जो पर्टिकुलरली मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसका नाम है मेलसूट 2.0। मेलसूट क्या करता है कि इसमें अगर आप एक दफ़ा कैंपेन शेड्यूल कर देते हैं तो उसके बाद आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह से कि अगर आप आउटलुक के थ्रू ईमेल मार्केटिंग करते हैं जैसे कि आप करते रहे, आपका इंटरनेट का होना ज़रूरी है, आपका वहाँ पे कंप्यूटर के पास बैठना भी ज़रूरी है, लाइट का होना भी ज़रूरी है, कंप्यूटर का चलना भी ज़रूरी है। लेकिन व्हाट इफ अगर आपको इन चीज़ों से फ्रीडम मिल जाए तो सबसे बेहतरीन है। जैसा कि मेल चिम्प है, उसमें अगर आपने एक दफ़ा कैंपेन शेड्यूल कर दी है तो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप उसके पास बैठें, इंटरनेट आपके पास हो, कंप्यूटर चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगले वीक में एक मेरी फैमिली में शादी है और मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन ईमेल मार्केटिंग रुकनी नहीं चाहिए। तो आप क्या करें कि आज ही बैठ के उसको स्केड्यूल कर दें। अगले वीक का फॉर एग्जांपल आप सेट करते हैं ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को ऑटोमेटिकली ईमेल करना शुरू कर देगा। इसमें आपको स्केड्यूल का फीचर मिलता है। नो नीड ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर वंस द कैंपेन स्केड्यूल्ड। कंप्लीटली ब्राउज़र बेस्ड है, इसमें कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सेंड नाउ और लेटर का फीचर है। आप अगर अभी कैंपेन करना चाहें अभी भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरे पास के 500 ईमेल एड्रेसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब ऑस्ट्रेलियन मार्केट को अगर आपने ईमेल करनी हो तो आप अपने टाइम के मुताबिक तो नहीं करेंगे, उनके टाइम के मुताबिक करेंगे। तो सहरी के वक्त आपने उठ के नमाज़ पढ़नी है, ईमेल्स करनी है,
ये सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटेट करेगा कि जब सुबह का टाइम 6 बजे, तो 6 बजे ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ईमेल करना शुरू कर देगा। अब आपके पास कोई थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ईमेल एड्रेसेस हैं यूएसए के, तो आप जाहिर बात है यूएसए को अगर ईमेल करनी है तो दिन को तो नहीं करेंगे पाकिस्तान के, आप रात के 2 बजे करेंगे। और रात के 2 बजे आप कैसे करेंगे? रात के 2 बजे तो आप सोए होंगे। तो आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसमें कैंपेन शेड्यूल करेंगे। जब रात को 2 बजे का टाइम आएगा, जो कि यूएसए के तकरीबन लंच का या 2 या 3 बजे का टाइम होगा, उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली ईमेल करना शुरू कर देगा। ईमेल पर्सनलाइजेशन और मेल मर्ज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेल मर्ज का फीचर है, नाम पे नाम आ जाएगा, कंपनी पे कंपनी आ जाएगी, वेबसाइट पे वेबसाइट आ जाएगी, और इसमें ये मेल मर्ज का फीचर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन होती है, कोई इसमें मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई आपको कोई इशू भी आता है तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं और मैं आपको ट्रेन भी कर सकता हूँ एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। ईमेल कैंपेन स्टैटिस्टिक, 1 लाख बंदों को ईमेल की, कितने बंदों ने ईमेल ओपन की, कितने बंदों का ईमेल एड्रेस बाउंस हुआ, कितने बंदों का ईमेल एड्रेस अनसब्सक्राइब हुआ, ये सारी की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मली अगर आप आउटलुक से ईमेल करते हैं तो आउटलुक में आपको नहीं पता चलता कि क्या बना, किसी ने ईमेल ओपन की कि नहीं की, अनटिल ना अगर आपने रीड रिसिप्ट ना इनेबल की हो। अगर 1 लाख ईमेल एड्रेसेस हैं, आप सीएसवी के थ्रू डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको 1 by 1 डाटा ऐड करना पड़ेगा, सीएसवी में डाटा रखें, यानी कि एक्सेल की शीट में रखें तो डाटा इंपोर्ट करें। बिल्ट इन स्पैम कीवर्ड चेकिंग, जिस तरह मेल टेस्टर है इसी तरह इसकी अपनी भी फैसिलिटी है, और इसके थ्रू आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई स्पैम कीवर्ड तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी ईमेल जंक में ना जाए। ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब है, यानी अगर कोई बंदा ईमेल कैंपेन आपकी नहीं रिसीव करना चाहता फ्यूचर में, तो ऑटोमेटिकली आपके अनसब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेगा और आपकी कैंपेन से वो डिलीट हो जाएगा, दोबारा उसको कैंपेन की जाएगी। और ऑटोमेटिक बाउंस हैंडलिंग है कि अगर एक बंदे का ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा, आपकी दोबारा ईमेल उस पर नहीं जाएगी। आप अपनी कैंपेन को पास भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 लाख बंदों को ईमेल की, 40,000 बंदों को भी ईमेल गई थी, इंक्वायरी ज़्यादा आ गई हैं, आप उसको पास कर दें ताकि आप पहले इंक्वायरीज टेक केयर कर लें, उसके बाद फिर आप इसको स्टार्ट कर लें। उसके बाद सप्रेस लिस्ट मैनेजमेंट है कि अगर आपको किसी बंदे ने ईमेल की तो यार मेरी डोमेन के जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं सारे के सारे डिलीट कर दें, और अगर लेट से आपके पास वो 200 ईमेल एड्रेसेस हैं तो आप पूरी की पूरी डोमेन को सप्रेस कर सकते हैं, उसके किसी भी यूज़र को ईमेल नहीं जाएगी। तो ये डिटेल थी मेल सूट 2.0 की, और ये सिर्फ 2.0 सॉफ्टवेयर नहीं है, मार्केट में बेतहाशा सॉफ्टवेयर है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लें, मेलशिप ले लें, मेल सूट ले लें, पेगासस है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, सबके फीचर्स सेम ही होते हैं। कोई थोड़ा सा सस्ता होगा, कोई थोड़ा सा महंगा होगा। जरा अजान होने पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तीनों चीज़ों का मैंने आपको बता दिया है कि कैंपेन कैसे शेड्यूल करनी है और उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, और उस कंटेंट को आप इम्प्रूव भी करना चाहें इम्प्रूव कर सकते हैं। डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट करना है, गूगल से कर सकते हैं, और अगर गूगल से आपने एक्सेसिव डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए आप बॉटसॉल को यूज़ कर सकते हैं, BOTSOL, और ये सॉफ्टवेयर फ्री भी आपको प्रोवाइड करता है, और ज़्यादा फीचर्स के लिए आप इसकी पेड एप्लीकेशन भी बाय कर सकते हैं। और भी इस तरह के बेतहाशे सॉफ्टवेयर हैं। डाटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग करनी है तो ईमेल मार्केटिंग के लिए बेतहाशे एप्लीकेशंस हैं। वन ऑफ देम जो एक सॉफ्टवेयर जो बेहतर सॉफ्टवेयर था वो मैंने ऑलरेडी आपको क्रैक वरीन प्रोवाइड कर दी है,
आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे कैंपेन भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई ट्रबल आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड, डोमेन के रिलेटेड, होस्टिंग के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, यू कैन रेज। सब्जेक्ट तो हम चेंज कर लेंगे वहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, लेकिन वो ईमेल हम टाइप कर रहे हैं तो हेलो एडम वहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो हेलो वो भी वेरिएबल हो, मैं दिखाता हूँ, चेंज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। गुड क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल की शीट से नामों को पिक करेगा। यहाँ पे कोई एडम नहीं लिखा हुआ, वो देख रहे हैं आप ऊपर जी जी, अब नजर आ रहा है। जी उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये वेबसाइट है, वेबसाइट में ऑटोमेटिकली वेबसाइट की यूआरएल को उठाएगा, हमने किसी को नहीं पिक करना। ये एक्चुअली ये जो परसेंटेज साइन है, ये वेरिएबल की डेक्लेरेशन है। जी इसी तरह ये देखें, ये भी नेम है, ये आपकी स्टैटिक डिटेल होगी जो कि आप अपने बारे में लिखें। क्लियर हो गया? थैंक यू सर। वेलकम। एनी फर्दर क्वेश्चन? अगर वेबसाइट नहीं है किसी कंपनी की तो फिर क्या करेंगे? वेबसाइट गेट करें, ऑफ कोर्स। ईमेल मार्केटिंग करने का फायदा क्या होगा जब तक आप उसको अपनी कैटलॉग नहीं दिखाएंगे? नहीं, हमारी नहीं, जिसको हम ईमेल कर रहे हैं उसकी वेबसाइट। हाँ, तो वो आपका कस्टमर भी तो नहीं है। आपने 1 लाख बंदों को ईमेल की है, अब 1 लाख बंदों में से अगर किसी की वेबसाइट नहीं तो वो इग्नोर कर देंगे, या आपको रिप्लाई कर देंगे, आप उसको इग्नोर कर दें। मिसाल के तौर पे 1 लाख बंदों में से 5000 बंदों की वेबसाइट नहीं काम कर रही, तो छोड़ दें 5000 बंदों, ना रिप्लाई करें। अगर रिप्लाई कर भी देगा आपको इग्नोर कर दें, और अगर वो जेन्युइन रिप्लाई करता तो आप उसको रिप्लाई करें। लेकिन उन 5000 के डर से हम 95000 बंदों को ईमेल क्यों ना करें? ठीक है, सभी टीम मेंबर्स को आइडिया है कि 2 से 5 इंशाल्लाह आज सेमिनार है। तो यू ऑल आर इनवाइटेड, और स्पेशली जो बंदे 2 बजे उधर बैठे होंगे वो अपनी अपनी सीट मार लेंगे। बाकी जो है वो फिर बाद में। थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चन? जब कहीं पर हम ईमेल करते हैं तो आगे से वो कहता है कि जो ईमेल है मैं उसका प्रॉपर बंदा नहीं, वो दूसरा डिपार्टमेंट है, आप उसको ईमेल उसका नाम तो दे देता है, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं देता। आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं कि यू हैव गिवन द नेम ऑफ दैट पर्सन बट यू डिडंट डिस्क्लोज द ईमेल एड्रेस ऑफ दैट पर्सन, सो कैन यू डू मी वन फेवर टू गिव मी द ईमेल एड्रेस ऑफ दैट पर्सन सो आई कुड रीच हिम? क्योंकि ये तो स्पेसिफिक केस है ना, स्पेसिफिक केस के लिए आपका जो आंसर है वो जेनेरिक नहीं होगा, वो स्पेसिफिक होगा, पर्सनलाइज होगा। इसमें प्रोडक्ट पिक्स जो है वो भी अपलोड वो बिल्कुल आप कैटलॉग अटैच कर सकते हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर अटैच कर सकते हैं। ये बेटा आप अगर हम वेबसाइट का यूआरएल दे रहे हैं तो उसके साथ हम कैटलॉग भी अटैच कर दें PDF? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 MB की कैटलॉग अटैच कर रहे हैं तो वो गैर मुनासिब है, क्योंकि रेसिपिएंट के सर्वर के ऊपर ये रूल भी हो सकता है कि अगर कोई भी ईमेल 15 MB से ज़्यादा की तो उसको डिस्कार्ड कर दो। तो इस वजह से अगर कहीं पे अपलोड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपकी कैटलॉग अंडर 5 to 10 MB है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम कस्टमर जो है ना उनको अटैचमेंट मिलती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं PDF को देखने में। आप दोनों कर सकते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं वो अटैचमेंट को ओपन इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं इसमें इंस्पेक्शन ना हो। If you are uncomfortable to go through the attached document, then you can follow the following link. और उस लिंक के ऊपर आप PDF का कैटलॉग का जो लिंक है वो दे सकते हैं। जी, any further questions from this side? सर एक और क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी बिजनेस जो है यूके अमेरिका में अपना ईमेल ऐड किया होता है लेकिन वेबसाइट उनकी नहीं होती है, हमने उनसे उनको इंस्टाग्राम का लिंक दे हाँ, वो भी
उनके लिए आप ईमेल कंपोज ऐसी कर लें कि मैंने इंस्टाग्राम में से आपका लिंक लिया, जहाँ पे वेबसाइट है वहाँ पे इंस्टाग्राम कर लें। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। 2 बज चुके हुए हैं, बल्कि 1 बज चुका है, 1 से ऊपर ही टाइम। ठीक है जी, थैंक्स।